नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय विज्ञान। विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जो हमने देखा था रेशों से वस्त्र तक। अब उसके अंदर हम पढ़ेंगे भाग 2 के अंदर रेशम। सबसे पहले हमने देखा था ऊन। अब जो दूसरा जानतत्व रेशा है रेशम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, रेशम के रेशे भी जानतत्व रेशे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये क्या बोल रहे हैं कि जो रेशम के रेशे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जानतत्व रेशे। जानतत्व रेशे का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपके जानतत्व रेशे, ठीक है। जानतत्व मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं। अब जो रेशम के कीट है जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेशम कीट। क्या कहते हैं बच्चों, रेशम कीट। उससे फाइबर बनते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछे सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम के कीटों को पालना। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपके मम्मी और सब पहनते। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, हम रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक। रेशम कीट का जीवन चक्र कि कैसे वो पैदा होता है, उसका प्रजनन कैसे होता है, कैसे वो रेशम का उत्पादन करता है। सबसे पहला है हमारा रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है। अब आपको पता है ना, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, जिससे क्या निकलता है, लार्वा। लार्वा का मतलब होता है कीड़ा, जिसे हम कैटरपिलर, झिल्ली या रेशम कीट कहते हैं। यह आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन की अगली अवस्था में प्रवेश करता है, अब देखो क्या होता है बच्चों कि लार्वा निकलता है। वो लार्वा क्या करता है, कैटरपिलर कहते हैं, वो वृद्धि करता है, मतलब बढ़ता है। जैसे आपने देखा है ना, छोटे बच्चे होते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो जैसे ही वो अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, प्यूपा। लार्वा से प्यूपा में देखो यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका जीवन चक्र है। नर और मादा, इनमें प्रजनन होता है। क्या करते हैं, शहतूत की पत्तियों पर वो अंडे देती है। आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अंडे। इन अंडों से क्या निकलता है, रेशम कीट। ऐसा लार्वा निकलता है जो क्या बनाता है, कोकून। और इसी कोकून में विकसित क्या, ये देखो ये कीट दिखाई दे रहा है, वो बाद में इस तरह से बनता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। अब ये प्यूपा क्या करता है, अपने इर्द गिर्द मतलब अपने चारों तरफ क्या करता है, एक जाल बुनता है। यह जाल उसे अपने स्थान पर बने रखने में सहायता करता है। अब जैसे चिड़िया का घोंसला देखा, वैसे ही उसे अपने स्थान पर बनाए रखने में सहायता करता है। फिर एक अंग्रेजी आठ के रूप में, फिर ये क्या करता है, अंग्रेजी में आठ, जैसे आठ है नहीं, ऐसे सिर से पूंछ तक, पूंछ से सिर तक, अपने सिर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। जब वो इस आठ की आकृति में घूमता है तो एक पदार्थ स्रावित करता है। वो किसका बना होता है बच्चों, प्रोटीन का, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। और ये सूख कर कैसा हो जाता है, कठोर होता है, और वही रेशम का धागा होता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। फिर यह आवरण कोकून कहलाता है कब, जब ये जो प्यूपा है वो अपने चारों तरफ इस तरह का बना देता है, ऐसे आठ की आकृति में करके ऐसा, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोकून। कीट का इससे आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, आगे इसका विकास अंदर ही होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। अब रेशम के जो ये रेशे हमको प्राप्त होंगे, उससे रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत है, तो रेशम का ये जो एक टुकड़ा होता है ना, सूत्र, वो क्या होता है, स्टील के तार के समान मजबूत होता है। आया समझ में। तो ये आपका क्या है, रेशम का विकास, मतलब ये आपका क्या है, रेशम का कीट का जीवन चक्र। पहले वो अंडे देती है, उससे लार्वा निकलता है, प्यूपा बनता है, फिर वो कोकून का निर्माण करता है, कोकून के अंदर ही उसका क्या होता है, विकास होता है। और ये जो कोकून है, इसी में ही रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, रेशम का धागा जो है वो कोकून के जो रेशे उससे तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। अब रेशम के कीड़े अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात
रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अलग अलग जाति के होंगे तो अलग अलग होंगे। अतः कौन कौन सी जाति है, देखो टर्सर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार की किस्म जो रेशम कीट द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त होती है। सबसे सामान्य रेशम कीट है शहतूत रेशम कीट। आप सभी ने शहतूत खाया है ना, तो शहतूत के पत्तों पर रेशम कीट पाया जाता है, तो वो कौन सा है, शहतूत रेशम कीट। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है और इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीड़ों का संवर्धन भारत का प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पे बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, रेशम का जीवन चक्र। अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखो क्रियाकलाप आपको करने हैं। आप अपने अध्यापक या अपने मतलब आप अपनी जो पुस्तिका में अपनी शिक्षिका या अपने माता पिता से उनकी साड़ी और का देखकर उनकी बनावट वो किससे बने उसको लिख सकते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट, कोकून में रेशम तक। अब कोकून से रेशम तक, कोकून कैसे बन गया वो हमें समझ में आया। अब हम देखेंगे कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। ये क्या बोल रहा है, रेशम प्राप्त करने के लिए किसको पाला जाता है, रेशम कीटों को, और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट पालन, देखो यहाँ पर भी देखा है कैसे पालन करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने अंडे दिए, ये शहतूत का वृक्ष है, देखो उसकी पत्ती है, उस पर वो अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद उन पत्तियों को ये लार्वा निकलते हैं, कैटरपिलर खाते हैं, फिर उससे कोकून बनता है। आया समझ में। तो देखो रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। देखो रेशम कीट जो मादा होती है वो एक बार में बहुत सारे अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये कृत्रिम रूप से कर रहे हैं। ये पालक अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियाँ, उचित ताप और आर्द्रता के अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं। अब उसको जो आर्द्रता, कितनी नमी चाहिए, कितना ताप चाहिए अंडों से लार्वा को बाहर निकलने के लिए, वो कृत्रिम रूप से उस परिस्थिति को देते हैं। देखो ऐसे बॉक्स बना देते हैं, उस बॉक्स में ऐसे छोटे छोटे खाने बना देते हैं और उसमें रखा जाता है। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों से लार्वा निकल आए। आपने देखा है ना, मुर्गी अपने अंडों पर बैठती तो उससे चूजे निकलते हैं। यह तब किया जाता है जब शहतूत वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। क्यों? क्योंकि शहतूत की पत्तियों को ही वो खाता है। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाता है, दिन रात खाते रहते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये कीड़े दिन रात इस पत्ती को खाते रहते हैं और आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कट्टी पत्तियों के साथ बांस को स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। मैंने अभी बताया बांस की ट्रे रखते हैं वहाँ। 25 से 30 दिनों के बाद, अब ये क्या बोल रहे हैं कि 25 से कितने दिनों बाद, 30 दिनों बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देता है। तो 25 से 30 दिनों तक तो वो खाता रहता है और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बड़े छोटे कक्षों में चले जाते हैं और कोकून बनाने के लिए जो ट्रे बनी होती है उसमें वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रखिए, इनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। हमने देखा था रेशम का संसाधन अब कैसे करते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था बच्चों, उनका संसाधन की प्रक्रिया, वैसे रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकूनों को धूप में रखा जाता है। अगर वो वयस्क कीट में बदल जाएंगे तो वो टूट जाएगा, अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। अब वो क्या होता है, कोकून को है ना, इस तरह के जो कोकून है उनको पानी में उबालते हैं तो एक एक रेशा क्या होता है, अलग होता है। इस प्रक्रम में रेशम फाइबर पृथक होते हैं। रेशम के उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उन धागों को बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। धोकर और करके रीलिंग विशेष मशीनों में होती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है। कताई मतलब काटना, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकर द्वारा रेशम को इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। बुनकरों द्वारा मतलब जो बुनकर रेशम बनाते हैं। आया बच्चों समझ में। तो जिस तरह हमने ऊन का देखा वैसा का वैसा हमने किसका देखा, रेशम का। तो आपसे रेशम के जीवन चक्र के बारे में पूछा जाता है। अब आपको ये जो अभ्यास है वो क्या करना है, अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। ठीक है, ये जो आपके अभ्यास के प्रश्न है वो आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।